पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 3 तक हमने कल पढ़ लिया था और यूनिट 8 चल रहा है। यूनिट 7 और यूनिट 1 हमने पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन दोनों का, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक का पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 4। इस सीरीज में हम पढ़ते क्या है, 2019 से लेकर के और अभी तक के सारे प्रश्नों को उनके डिटेल तरीके से, मतलब प्रश्न, उनके लेखक, कौन कौन सी रचनाएं की है, क्या मुख्य पात्र है, सब कुछ है हम मुख्य पूरा पढ़ते हुए चलते हैं। मतलब एक प्रश्न से हम लगभग 5 से 10 प्रश्न निकालते हैं, उस तरह से हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये हमारा सीरीज चल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। अब चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। तो हमें जो है विचार करना है, एक सेकेंड पेन मेरा सेलेक्ट हो जाए। हाँ, भारत, इसमें ए पॉइंट है, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लाही जग शिक्षित। यह पंक्ति जो है यह नाटक के 5वें अंक की है। तो आपको बताना है कि यह 5वें अंक की है। तो अगर आपने नाटक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यह 5वें अंक की पंक्ति नहीं है, यह जो है 6ठे अंक की पंक्ति है, 6ठवें अंक की पंक्ति है। और कौन गाता है, तो ये भारत भाग्य जो है, जो भारत भाग्य है वो भारत को जगा रहा होता है। वो भारत को जगाता है क्योंकि भारत जो है सो गया है एक तरह से, मतलब ये सारे सैनिक जो उसे मार दिए हैं, तो भारत सोया है, उसको जगाता है कौन, भारत भाग्य। तो वहाँ वो गाता है इस गाने को, मतलब इस लाइन को, भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लाही जग शिक्षित। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि इसका प्रकाशन कई जगह, मतलब थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन वाला है, कहीं 1876 देता है, कहीं 1880 देता है। तो आपको जैसा ऑप्शन आता है वैसा टिक करना। अगर 1876 ऑप्शन में है तो 1876 को सही मान लेना है, 80 ऑप्शन में है तो 80 को सही मान लेना है। तो इसीलिए 80 है यहाँ पे, तो इसको सही मान लेते हैं, बी आपका सही हो जाएगा। सी पे चलते हैं, इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। तो सबसे पहले तो अगर आप नाटक पढ़े होंगे नाटक, तो ये आपको पता चल जाएगा कि किस अंक में कौन सा स्थान है। तो चलिए हम लिख देते हैं एक बार, किस अंक में कौन सा स्थान है हम लिख देते हैं। इसमें कुल कितने अंक है, 6 अंक है। अब पहले अंक की बात करें तो पहले अंक का जो स्थान है वो बीथी है, एक तरह से बीथी, पता नहीं कोई जगह होगा बीथी। और यहाँ एक योगी जो है गाना गाता है, और कौन सा गाना, मतलब किस राग में गाता है, तो वो लावनी गाता है। एक योगी लावनी गाता है, बस उसी गाने पे ही, गीत पे ही पूरा पहला अंक जो है उसी गीत पे आधारित है, एक योगी लावनी गाया है बस। दूसरे अंक की बात करें तो दूसरे अंक का जो स्थान है ना वो शमशान है। यहाँ जो है टूटे फूटे मंदिर है, शमशान है तो वहाँ टूटे फूटे मंदिर होंगे। तीसरे अंक की बात करें तो ये मैदान है, मैदानी क्षेत्र जो है, क्योंकि यहाँ फौज जो है आ रही होती है। चौथा अंक इसी तरह से है। चौथे अंक में कौन सा जगह है, एक सेकंड में देख लूँ। और चौथे अंक की बात करें तो चौथे अंक में एक कमरा है, अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ कमरा है, मेज कुर्सी लगा हुआ है, वहाँ भारत दुर्देव जो है बैठा हुआ है उस कमरे में, तो एक कमरा है। पांचवें अंक की बात करें तो पांचवा अंक जो है किताब खाना है। किताब खाने में कौन है, वो जो 7 लोग थे ना, 7, जिसमें एक हेड है और एक बंगाली है, बंगाली महाशय है, बाकी एक मतलब पत्रकार है। इस तरह से कुल मिलाकर के जो है 2 देसी हैं, एक मराठी है और एक सभापति है। तो इस तरह से कुल 7 लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। कैसे, सभापति हो गया और एक बंगाली हो गया, एक मराठी हो गया, 2 देसी हो गए, एक पत्रकार हो, 6 लोग बैठे हुए हैं टोटल। तो यहाँ किताब खाना में जो है कुल 6 लोग बैठे हुए हैं। और छठवां अंक क्या है, ये गंभीर वन का मध्य भाग है। छठवां अंक जो है गंभीर वन का मध्य भाग है। तो अब हम अपने वापस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया था, 5वां अंक जो है गंभीर वन का मध्य भाग है, तो गलत है, क्योंकि 5वां अंक आपका क्या है, किताब खाना है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया।
अब डी पे चलते हैं। जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ये पॉइंट सही है। ये कहाँ पे है? ये 6वें अंक में है। वही जो हमने अभी पहले उस पर पढ़ा ना, भारत के भुजबल जग रक्षित, उसके पहले जो है भारत भाग्य राग चैती गौरी में गाता है। भारत भाग्य ही गाता है, इसे भी 6वें अंक में ही गाता है। 6वें अंक का शुरुआत यहीं से होता है कि भारत भाग्य गाता है क्या? राग चैती गौरी। जागो जागो रे भाई सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई निस की कौन कहे दिन बीत्यो काल रति चली आई। तो इस तरह से पूरा गाना है। अब ये पॉइंट भी आपका सही हो गया। उसके बाद चलते हैं भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक रासक है, यहाँ नाट्य रासक की संज्ञा दी है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस तरह से कौन कौन सा पॉइंट सही हुआ? बी, डी और ई। बी डी ई कहाँ पे है आपका? बी डी ई आपका ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 आपका जो है सही हो जाएगा इसका। अब आपको पता ही है कि ये भारतेंदु जी का नाटक है। कब इसका प्रकाशन? 1876 80 हमने बताया ही। बाकी 6 अंक में है, अंक हमने सारे लिख ही दिए। तो ये कुछ इसकी बेसिक बातें थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी ले करके बैठे होंगे, लिखते हुए चल रहे होंगे। मेन पॉइंट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अगर कोई नाटक नहीं भी पढ़ के जाता, सिर्फ PYQ किया है, और वो भी PYQ इस तरह जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरह से करके गया है ना, यकीन करिए नाटक से आपका अगर 8 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से आप 4 सही कर लेंगे। तो अगर इस तरह से, लेकिन ये है कि यही कॉपी पेन ले करके बैठना पड़ेगा कि मेन पॉइंट जो मैं अंक बताते हुए चल रहा हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता। आपको पता होगा अंधा युग किसका है? अंधा युग की नाटक की बात करें तो ये धर्मवीर भारती जी का है। धर्मवीर भारती। प्रकाशन इसका कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। इनका एक वो उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का, क्या नाम है उसका, सेकंड मैं याद कर रहा हूँ उसे, गुनाहों का देवता। काफ़ी फेमस है और बहुत बेहतरीन, मतलब अगर कहा जाए तो दिल टूटने वाला जो है उपन्यास है। बहुत बेहतरीन उपन्यास है। हालांकि उसी तरह से ही मुझे अपने सिलेबस में लगा हुआ एक उपन्यास नाटक लगा जो कि है आषाढ़ का एक दिन, बेहतरीन। तो हालांकि फिर मैं भटक गया थोड़ा सा। धर्मवीर भारती की बात करें तो ये अंधा युग जो है धर्मवीर भारती जी का है, 1955 में प्रकाशित हुआ था। अब चलते हैं इनके कथनों की बात करें। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृत कुंठा, व्यक्तिकता एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये पॉइंट आपका जो है सही हो जाएगा। इसमें जो कहा गया इस पॉइंट में कि इसमें जो मतलब किस तरह से मूल्य, व्यक्तियों का मूल्य गिर गया है, अमानवीय व्यवहार किस तरह से लोगों ने मार काट मचाया है, कुंठा किस तरह से दूसरे के प्रति निकला है। तो जैसे कुंठा उसका जो अश्वत्थामा है वो निकलता है, कुंठा किस तरह से सबको जला देता है। तो इसमें जो है वही अमानवीय व्यवहार, कुंठा, इन सबको दर्शाया गया है। अब चलते हैं इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का श्राप में गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं। तो ये तो आगे वाला लाइन तो सही है, गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं। जो मतलब शीर्षक गांधारी का श्राप में गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं, लेकिन ये जो तृतीय अंक है ना, यही मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि अंक वो तृतीय नहीं है। अब हम बात करें कितने अंक थे, तो इस नाटक में कुल 5 अंक है। चलिए हम लिख देते हैं वो अंक भी, क्योंकि सवाल अक्सर वहाँ से, मतलब लगभग हर शिफ्ट में यहाँ से, मतलब हर पेपर में हर 2 साल पे एक बार यहाँ से सवाल लगभग बना ही देता है। अंकों से बात कर रहे हैं, अंकों से जो है सवाल बहुत बनता है, तो अंक याद करना आपको जरूरी है। 5 अंक है कुल। पहले अंक की बात करें तो पहला अंक क्या है? कौरव नगरी। दूसरा अंक क्या है? पशुता का उदय। अश्वत्थामा वाला मामला यहाँ चलेगा, पशुता का उदय किस तरह से अश्वत्थामा के अंदर होता है। फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। इसके बाद बीच में एक अंतराल है, तो ये याद रखिएगा कि किस किस के बाद अंतराल कहाँ पे है, और अंतराल का भी नाम है। अंतराल का नाम क्या है? किस अंक के बाद जो है अंतराल है, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है ऐसा। और पट्टियाँ, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है ना आखिर।
उसके बाद चौथे की बात करें, चौथा क्या है, गांधारी का सांप। जो अभी हमने प्रश्न में देखा ना, तीसरा अंक गांधारी का सांप दिया था, तो वही गड़बड़ है थोड़ा सा, कि चौथा अंक जो है गांधारी का सांप है। थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं और मतलब सॉरी, व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर सकता हूँ। हालांकि अभी अगर यहाँ काम चल जा रहा है तो ये भी ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे, अगर कमेंट में कहेंगे आप लोग तो व्हाइट बोर्ड का भी यूज कर सकता हूँ मैं। बाकी उसके बाद क्या है, मुझे इस तरह से लिख करके पढ़ाना ठीक लगता है। मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लिख करके क्यों पढ़ाता हूँ, मुझे पीडीएफ पे जो है, जो पीडीएफ पे ऐसे छपाया या मैं टाइप करके रखा हूँ, तो उस तरह से पढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो फ्लो हमारा चल रहा है वो लिख करके, मैं खुद लिख रहा हूँ, सामने वाला भी मेरे साथ लिखे, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। बाकी ये पीडीएफ आया अंडरलाइन करके तो कोई भी पढ़ा सकता है, वो तो बच्चे को दे दो, 5वीं का बच्चा रहेगा वो भी तो अंडरलाइन करते वो पढ़ा देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई मानता नहीं है, आप लोग छोटे तो हैं नहीं, आप लोग एमए करके आए हैं तो इतना आप लोग जान रहे होंगे, तो मुझे लिख करके पढ़ाना ठीक लगता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वाइट बोर्ड पे लिख करके पढ़ाऊँगा, बाकी जैसा आप लोग कहेंगे। अगर ये ठीक है ये तरीका भी, तो ये भी ठीक है, बाकी देखते हैं। अब बात करें अपने, चौथा हो गया गांधारी का सांप। पांचवा अंक क्या है, पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद अंतिम जो है वो अंक नहीं है, ये जो दो चीज़ है, जैसे एक अंतराल है, पंख पहिया और पट्टियां, उसी तरह से अंत जो है समापन से, यहाँ प्रभु की मृत्यु, प्रभु जो है अंतिम में प्रभु की मृत्यु हो जाती है ना एक बहेलिये के द्वारा, तो वो दिया है प्रभु की मृत्यु होती है। तो इस तरह से ये जो है बेसिक वो था इनमें, क्या नाम है, अंकों की बात किया हमने। तो अब चलते हैं वापस अपने प्रश्न पे। अंक तीसरा भी आपका गलत हो गया। अब चौथा चलते हैं, सी, बी गलत हो गया, सी पे चलते हैं। इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है। वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का प्रभाव, ये बका नहीं है, का प्रभाव है, का प्रभाव माना गया है। यही सब प्रॉब्लम होता है ना पीडीएफ वूडीएफ में, खुद से लिख के पढ़ाना होता तो अभी ये सब प्रॉब्लम नहीं आता। वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है, तो ये भी आपका सही है। इस नाटक पे जो है इलियट का प्रभाव है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। ये पॉइंट आपका गलत है, इसलिए क्योंकि ऋषि व्यास नहीं देते हैं। एक तो इसको अमरता का वरदान नहीं बल्कि श्राप होता है कि तुम युगों युगों तक जिंदा रहोगे। इसीलिए कहा था ना कि कलयुग में हनुमान जी जिंदा है, अश्वत्थामा भी जिंदा है, भगवान परशुराम जिंदा है। तो ये सभी लोग कलयुग में जिंदा है क्योंकि कृष्ण भगवान का श्राप था अश्वत्थामा को कि तुम जिंदा तो रहोगे। अभी कल की मूवी भी आई है कुछ दिन पहले, देखिए, लेकिन तुम्हारे शरीर पे जो है फोड़े फुंसियाँ जो है हमेशा हुई रहेंगी, और उनसे तुम मतलब उनसे हमेशा मवाद निकलता हुआ रहेगा। इस तरह से जो है उन्हें श्राप मिला हुआ था। हालांकि दर्द नहीं होगा उन्हें, क्योंकि दर्द कृष्ण ने खुद ले लिया था। अंतिम में आप देखेंगे श्राप तो वही तो गांधारी श्राप दी थी कि तुमने जो है अश्वत्थामा को इस तरह से श्राप दे दिया, तुम भगवान हो, कुछ भी करोगे। तो प्रभु ने जो है पीड़ा, जो कष्ट था ना, वो खुद ले लिया, लेकिन श्राप अश्वत्थामा को भी दे दिया। तो देखने में तो लगेगा, लेकिन पेन जो था, दर्द है, वो अश्वत्थामा को नहीं है। तो अश्वत्थामा को अमरता का वरदान ऋषि व्यास ने नहीं बल्कि कृष्ण ने साप दिया था। तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो गया। अब ई पे चलते हैं। अंधा युग में किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है, क्योंकि हर मतलब प्रभु भी अंत में जो है मारे जाते हैं, क्योंकि उनका भी चरित्र कहीं ना कहीं जिताने के लिए जो है वो कई बार छल का प्रयोग करते हैं। जैसे अश्वत्थामा का अर्ध सत्य ही अगर देख लें, तो इसीलिए जो है उनका भी चरित्र साफ नहीं है। तो इसीलिए इस नाटक में किसी का भी चरित्र साफ नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। अब आप देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट सही हो रहा है। ए सही होगा, सी सही होगा और ई सही होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में आपका जो है ये सही बैठ रहा है, ये कूट। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, बाकी 3 आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 1, सॉरी, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, बाकी 2 3 4 गलत हो जाएंगे। अब जो है इसके बारे में अगर देखें ना, कुछ मुख्य पात्रों की बात कर लें, फिर से जो है हम लोग कुछ पात्रों की बात कर लेते हैं। पात्र में सबसे मुख्य पात्र तो भगवान कृष्ण ही है। एक पात्र अश्वत्थामा हमने बताया ही, गांधारी हैं, विदुर हैं, धृतराष्ट्र हैं, युधिष्ठिर हैं, कृतवर्मा है। सॉरी, मेरा राइटिंग बहुत ख़राब है ना, इस पे पैड पे लिखना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं इस पे लिख मतलब पेन चलाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका
आदत ना हो तो चलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है इसमें, इसलिए राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ। संजय है, युयुत्सु है, युयुत्सु यह वह पात्र है, ये ना युयुत्सु जो कौरव का होते हुए भी पांडवों की तरफ से लड़ा था और अंत में आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि इसे कहीं इज्जत नहीं मिला, अपने भाइयों के खिलाफ ही जाके लड़ा और फिर अंत में वहीं आया तो फिर इज्जत वहाँ भी नहीं मिला और अंत में आत्महत्या कर लेता है। फिर एक वृद्ध याचक है, गूंगा है एक, ये पहले सैनिक रहता है, गूंगा भिखारी। फिर व्यास हैं, बलराम है, प्रहरी हैं, दो प्रहरी हैं जो कि कथा के शुरुआत में ही रहते हैं। तो ये कुछ मुख्य पात्र हैं। अब हम बात करें इस नाटक के ऊपर, तो ये नाटक जो है ना महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसी के पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और युद्ध तो महाभारत का है, लेकिन दिखाया गया किस तरह से युद्ध के बाद क्या क्या नुकसान होता है, मतलब मानवीयता किस तरह से खत्म हो जाती है, उसका चित्रण हुआ है। और कहीं ना कहीं आप उसको आज के समय से भी जोड़ सकते हैं, जो आज भी युद्ध के बाद जो सब कुछ खत्म दिखता है ना, उससे जोड़ेंगे आप तो दिखेगा। तो इस तरह से तब के युद्ध को समकालीन युद्ध से तुलना कर दिया गया है एक तरह से। ये कुछ बेसिक फैक्ट था अंधायुग नाटक के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें 4 जो है नाटक दिए हैं और 4 पात्र दिए हैं, उन्हीं को आपको मिलाना है कौन सा नाटक किस पात्र का है, कौन सा पात्र जो है किस नाटक का है, सॉरी उल्टा हो गया। अब अगर हम इतने दिन से हम लोग बात कर रहे हैं तो कई सारे मतलब लगभग 15-20 सवाल हमने नाटक से कर लिया होंगे पूरा एकदम डिटेल के साथ, तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कौन सा पात्र किस नाटक का है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अब जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए मिला लेते हैं। अंजू दीदी किस में है, अंजू दीदी नाटक में कौन सा पात्र है, तो ओमी अंजू दीदी में है। और ओमी है कौन, तो ये जो नीरज है ना, नीरज की पत्नी, नीरज की पत्नी और नीलम की माँ। अब नीरज कौन है, नीरज है अंजू दीदी का पुत्र, या वकील साहब जो है इंद्र नारायण उनका पुत्र, वो है नीरज। उसकी पत्नी जो है वो ओमी है। इसी तरह से अंजू दीदी की सहेली एक अनिमा भी है, उनका भाई श्रीपद भी है। तो ये सब कुछ पात्र हैं अंजू दीदी नाटक में। बात करें चंद्रगुप्त की बात, चंद्रगुप्त नाटक में कौन है, तो लीला जो है, लीला नामक पात्र चंद्रगुप्त नाटक में है। लीला और नीला दो सहेलियां हैं, किसकी सहेलियां, कल्याणी की। इसी तरह से एलिस, ये किसकी सहेली है, कार्नेलिया की सहेली है एलिस। तो ये आपको नीला और लीला, ये और एक चीज़ और है, लीला जो है ना वो एक और द्रोणाचार्य में भी है। तो यहाँ भी अगर चंद्रगुप्त में नहीं बैठता, मान लीजिए चंद्रगुप्त का कोई और पात्र का नाम देता, जैसे नीला नाम देता और राजकुमार को हटा के यहाँ लीला कर देता तो भी सही हो जाता, क्योंकि लीला जो है द्रोणाचार्य में भी, एक और द्रोणाचार्य में भी है। लेकिन यहाँ एक और द्रोणाचार्य का राजकुमार नामक जो पात्र है वो भी दिया हुआ है। तो राजकुमार किस कहानी नाटक में है, एक और द्रोणाचार्य में है। और स्कंदगुप्त की बात करें तो इसमें है जयमाला। जयमाला है कौन, जयमाला है बंधु वर्मा की पत्नी, बंधु वर्मा की पत्नी का नाम जयमाला है। ये कहाँ की है, मालव की हैं। इनकी एक ननद है वो देवसेना है और इनका एक जो देवर है वो भीम वर्मा है। तो इस तरह से जो है कुछ बेसिक नाम थे जो इस नाटक से संबंधित है। अब चलते हैं मिला लेते हैं। अंजू दीदी पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किस में है, दो, एक में है और तीन में है, तो 2 और 4 कैंसिल हो गया। दूसरे का, दूसरे का और दूसरे का दूसरा है, तो दूसरे का दूसरा किस में है, दोनों में है, तो तीसरा भी चलना पड़ेगा। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा सिर्फ एक में है, तो ऑप्शन एक आपका सही हो गया, 3 आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा। और एक और द्रोणाचार्य का चौथे का पहला, तो यहाँ डी का 1 भी है। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है इनके नाटक के बारे में। तो जैसे अंजू दीदी नाटक है, एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज कर दूँ, इसे गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप लोग कहेंगे तो मैं वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाना, मेरे लिए तो वाइट बोर्ड पे पढ़ाना ज़्यादा आसान है इससे, पैड से। तो अगर आप लोग कहेंगे जैसा, उपेंद्र नाथ अश्क, थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर कम से कम हो जाते तो पढ़ाने में मज़ा आता वाइट बोर्ड पे, क्योंकि मुझे वाइट बोर्ड का सेटअप सही करना पड़ेगा, पूरा वाइट बोर्ड और फिर लाइटिंग कैमरा सब कुछ मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी वाइट बोर्ड पे पढ़ा नहीं रहा हूँ। थोड़ा कुछ लोग ज़्यादा हो जाते तो फिर पढ़ाने में एक मोटिवेशन भी रहता। उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, इसका प्रकाशन कब है, 1955। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो है, सॉरी मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त नाटक का इसके लेखक कौन है, तो ये प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद।
और प्रकाशन कब है 1931। उनका एक स्कंदगुप्त है, उसका प्रकाशन कब है 1928। हाँ स्कंदगुप्त नीचे में तो दिया है, इनका जो है 1928। और ध्रुव सावनी है वो 1933। और एक और द्रोणाचार्य की बात करें तो ये है शंकर शेष जी का 1977, 1977। यह 2 भागों में विभाजित है। और अगर हम इसकी बात करें स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त कुल 5 भागों में विभाजित है। और चंद्रगुप्त कितने में है, 4 भागों में विभाजित है। और दृश्य हमने बताया ही है कि कितना कितना है। तो जैसे चंद्रगुप्त में जो है कुल 11, 10, 9 और 14। हाँ आप इसको जोड़ लीजिएगा अपना। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 9 और 14। फिर इसी तरह से स्कंदगुप्त में हम आगे बताएंगे। अभी जब स्कंदगुप्त का प्रश्न आ रहा है तो उस पर हम पूरा आपको डिटेल में बताएंगे स्कंदगुप्त के बारे में। ये हो गया आपका ये प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक। अभी हमने बताया था ना कि स्कंदगुप्त का अगला प्रश्न आने वाला है। तो स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाए। नाटक में इस तरह से हर साल हर पेपर में मतलब एक सवाल कम से कम देता ही है, 1 से 2 सवाल इस तरह से देता है जो पंक्ति को क्रम में लगाने का कहता है, इसीलिए नाटक पढ़ना पड़ता है। कविता करना अनंत फल का अनंत पुण्य का फल है। तो ये अच्छा पंक्ति अगर हम बात करें ना किसका है तो ये भी जो है मातृगुप्त का पंक्ति है। मातृगुप्त वही कालिदास। फिर अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये स्कंदगुप्त भाई साहब का पंक्ति है। फिर इसी तरह से केवल संधि नियम से हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, ये भी स्कंदगुप्त की पंक्ति है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये प्रणदत्त का शायद पंक्ति है, शायद प्रणदत्त का पंक्ति है, मुझे देखना पड़ेगा बट आई थिंक प्रणदत्त का ही है। फिर इसी तरह से बात करें पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान, ये है देवसेना का शायद पंक्ति है। देवसेना जो है स्कंदगुप्त से शायद बताती है, तो ये देवसेना का शायद पंक्ति है। बाकी अब देख लेते हैं क्रम से लगाने वाला। तो पहले सबसे पहला जो स्टार्टिंग ही होता है वो इसी से होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है स्कंदगुप्त के पंक्ति से। तो बी आपका जहाँ हो देख लीजिए, बी आपके चारों में है तो इसलिए आप किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं, उसके बाद आता है राष्ट्रनीति और दार्शनिकता और कल्पना और लोक नहीं है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये प्रणदत्त जो है बताता है, उसी से स्कंदगुप्त जी से बताते हैं। तो ये दूसरा जो है मतलब क्रम की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे आएगा, यानी कि बी के बाद डी। बी के बाद डी कहाँ आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन 2 में आपका आ रहा है, तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी 1, 3, 4 जो है ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो कौन सा आएगा, केवल संधि नियम से, क्योंकि वो मालव का जो है एक दूत आया होता है, तो उससे जो है तो ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर भी तो शक हूड़ों का आक्रमण हो रहा है, शक हूड़ और उधर से मित्र पुष्यमित्रों का भी जो है आक्रमण हो रहा था, तो हम अपने आप को बचाएं। तो वही जो है कहते हैं स्कंदगुप्त कि हम संधि नियम से सिर्फ बाध्य नहीं है बल्कि शरणागत में अगर कोई रक्षा के लिए आए तो उसके भी रक्षा करना है। मालव से इनकी संधि थी, तो सी हो गया। उसके बाद फिर कविता करना अनंत फूल का पुण्य का फल है, ये किसमें किसमें समाज होता है, मातृगुप्त में होता है। और एक है धातुसेन, धातुसेन का एक नाम और था कुमारदास, जो कि कहाँ से थे, ये थे सिंघल द्वीप के। सिंघल द्वीप यानी कि श्रीलंका से आए हुए थे भारत में, तो ये उनसे कहते हैं, इन दोनों में आपस में बातचीत होता है तो वहाँ कहते हैं कविता करना अनंत पुण्य का फल है। उसके बाद अंतिम में आएगा पुरुष है कौतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान, तो ये आपका सबसे अंत में आएगा। इस तरह से बी ऑप्शन 2 आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम इस स्कंदगुप्त नाटक के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो स्कंदगुप्त के बारे में 5 अंक है। सबसे पहले तो अंकों की हम बात कर लेते हैं। 5 अंक है, 5 अंकों में कितने दृश्य हैं, तो पहले अंक में कितना दृश्य है, 7 दृश्य है। दूसरे अंक में कितना दृश्य है, 7। जैसे हम देखिए आप याद करने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि दृश्य से यहाँ से पूछ सकता है। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक से हर बार 2 सवाल पूछता है, तो इसीलिए नाटक बहुत जरूरी है। तो अगर दृश्य से ऊपर ऊपर से सवाल है तो कम से कम इतना तो करिए कि कर ही लीजिए। जैसे चंद्रगुप्त का याद करने का एक तरीका है 11, 10, 9, पहले 3 में घट रहा है 11, 10, 9, उसके बाद अंतिम में चौथे में क्या हो गया 14, 4 और 14 इस तरह से मैच कर रहा है, तो 11, 10, 9 उसके बाद 14। इसी तरह से इसमें क्या है, पहला 7, दूसरा 7, तीसरा 6, चौथा 7 और पांचवा 6, तो इस तरह से 7, 7, 6, 7, 6, इस तरह से 7, 7, 6, 7, 6।
ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ट्रिक का कोई भरोसा है नहीं, ट्रिक एग्जाम के टाइम पे जाएंगे आप साथ साथ 6 करते रह जाएंगे, आपको याद ही नहीं आएगा कितना था, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद करिएगा अच्छे से। ट्रिक व्रिक के भरोसे जो ट्रिक बहुत बताते हैं वो डबल लोड आपको देते हैं, एक तरह से आपको वो भी याद करना है और ट्रिक भी याद करना है। पता चले एग्जाम में गए सिर्फ ट्रिक है याद, कुछ लोग होता है ना गाना बनवा के याद करते हैं कि अरे पहले अंक का जो है आप पहले वर्ड को उठाइए, जैसे वाह है, वो है, आ है, सा है, इसका गाना बना लिए। अब पता चला एग्जाम हॉल में गए गाना याद रह गया, वही नाम भूल गए, गाने का याद कर रहे हैं, अच्छा सा से क्या था, वी से क्या था, भाई नहीं याद आ रहा है, गाने भूल गए पता चल रहा है, या फिर गाना याद आ रहा है, सिर्फ गाना ही याद आ रहा है और कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से जोड़ेंगे, सात सात छः, सात दूनी 14, तिरिक 21 और 6 27, 6 33, 33 दृश्य जो है टोटल हैं, 5 अंकों में 33 दृश्य हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, क्योंकि स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अब थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 30 जनवरी को हुआ था, 30 जनवरी 1889। 1885 में किसी बहुत महान व्यक्ति का, जो नाटक के क्षेत्र में मतलब क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका अंत भी हुआ था 1885। अगर आपको याद होगा तो कमेंट में बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1850 में उनका जन्म हुआ था, 1885 में उनकी मृत्यु हुई थी। नाम कमेंट में लिखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति। जैसे आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी हैं, उसी तरह से नाटक के क्षेत्र में वो व्यक्ति है, तो बहुत सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। और उनका भी संबंध काशी से ही था, ये भी बता दूँ, सबको पता चल गया होगा जो लोग इतने दिन से हमारे साथ हैं। इनका भी जन्म जो है काशी में हुआ था। इनके पिताजी जो थे ना, देवी प्रसाद नाम था उनका, और वो तंबाकू के व्यापारी थे, इसीलिए तंबाकू के इतने बड़े व्यापारी थे कि इनके परिवार का नाम ही सुंगनी साहू के नाम से फेमस था। बहुत ही सज्जन टाइप के व्यक्ति थे और बहुत दानशील टाइप के व्यक्ति थे। ये लोग हर दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाते थे और आते वक्त गरीबों में पैसे बांटते थे। तो इस तरह से जो है इनका कुछ बेसिक परिचय था। अब इनकी रचनाओं की बात करें, कुछ जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं, नाटक में रचनाएं हैं, मैं नाटक की बात करूंगा। और सब कहानी, हमने कहानी वाले खंड में कहानी पढ़ा था कि कौन कौन सा कहानी उनका है, तो कहानी की बात यहाँ नहीं करूंगा, उपन्यास की बात यहाँ नहीं करूंगा, वो उपन्यास वाले खंड में रहेगा। यहाँ हम सिर्फ नाटक की बात करेंगे। नाटक में इनका एक नाटक है सज्जन, सज्जन 1910, कल्याणी परिणय, इसी को ही कहते हैं, जो चंद्रगुप्त नाटक है ना, उसे कई कई जगह कहा जाता है कि कल्याणी परिणय का ही जो है एक विकसित रूप है। कल्याणी वहाँ भी है ना, तो कल्याणी कौन है? नंद की जो है पुत्री का नाम कल्याणी था। कल्याणी परिणय 1912। फिर इसी तरह से एक है प्रायश्चित 1913। फिर राज्यश्री 1915। एक है आजाद शत्रु 1922। जन्मेजय, लिखते चलिएगा आप लोग, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। फिर एक है कामना 1927। मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ, कामना 1927। उसके बाद फिर आपको पता ही होगा कि जो स्कंदगुप्त था 1928 है। और उसके बाद क्या है, एक घूंट, एक घूंट 1930। और स्कंदगुप्त के बाद चंद्रगुप्त था 1931 और ध्रुव सावनी 1933। तो ये कुछ मुख्य नाटक उनके थे। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक से। सिंदूर की होली नाटक का दुखांत परिणित परि दुखांत परिणति है, परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा उद्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। उसके बाद कथन 2 है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर समस्या से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचलित नजर आते हैं। अब आपको बताना है कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो अगर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो ये सही है, क्योंकि ये नाटक जो है दुखांत इसका अंत होता है, क्योंकि इसमें जो है वो लड़का जो है, क्या नाम था उसका, रजनीकांत नाम का जो लड़का है, उसका अंत हो जाता है, डेथ हो जाता है उसका। और तो इस तरह से दुखांत नाटक है। और उसके बाद
अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं, स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इस तरह से इसमें मुरारी लाल जो हैं, जो एसडीएम है, उनका चरित्र आप देखेंगे कि हरदम डगमगा जाता है। तो एक स्वाभाविक मनुष्य का जो है प्रकृति है ना इस तरह से। तो ये दोनों पॉइंट आपका सही है, तो इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका जो है सही हो जाएगा। अब बात करें ये जो नाटक है ना, ये इसका घटना जो है अगर बेसिक बात करें तो सुबह के टाइम प्रातः काल 9 बजे घटना का आरंभ होता है। 9 बजे, सेकंड में थोड़ा इरेज करूँ इसे। 9 बजे घटना का सुबह के टाइम प्रारंभ होता है और अंतिम घटना जो है वही इनकी लड़की जो है चंद्रकला वहाँ से अस्पताल से वापस आती है। 10 बजे अंतिम घटना होता है। एक ही दिन की कहानी है, 12 घंटे की, लगभग 13 घंटे की ये पूरी कहानी है। 13 घंटे में पूरा नाटक खत्म हो गया है एक ही दिन में। तो ये सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात में 10 बजे खत्म हो जाता है ये नाटक। अब ये नाटक है किसका, अगर बेसिक बात की जाए तो रुकिए मैं थोड़ा अगले प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का ये नाटक है। जो आपका सिलेबस है ना उसमें गलत दिया हुआ है, लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ है, जबकि ये किसका है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1934 में हुआ था और यह जो है कुल 3 अंकों में विभाजित है। 3 अंकों में विभाजित है। अगर आप में से कोई भी दृष्टि की बुक पढ़ेगा ना तो दृष्टि में गलत दिया हुआ है, 2 अंक लिखा हुआ है, तो इसलिए हो सकता है नए वाले उसमें सुधार किया हो, बट पुराने एडिशन में 2 दिया हुआ था, नए में सुधार किया होगा, संभावना सी बात है, क्योंकि मैं 2 वाला रखा हूँ सेकेंड जो एडिशन था, बाकी अब तो शायद 6th चल रहा है तो इसीलिए सुधार हो गया होगा। तो 3 अंकों में विभाजित है और यह जो है समस्या नाटक है। इस नाटक पे इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी विचारकों का लेखक पे प्रभाव है। इस नाटक में इब्सन और बर्नार्ड शॉ जैसे जो है पश्चिमी जो विचारक हैं। अब इस प्रमुख पात्रों की अगर हम बात करें कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो एक पात्र है जो जिसकी डेथ होती है, रजनीकांत। रजनीकांत का नाम आया तो फिर चंद्रकला का भी नाम आ जाएगा, फिर नाम आएगा मनोरमा, चंद्रकला की सहेली, मुरारी लाल, चंद्रकला के पिताजी, मनोज शंकर, फिर एक पात्र है जो उनके यहाँ नौकर है, माहिर अली। माहिर अली। इसी तरह से भगवंत सिंह, जो लोग इसको मारे थे, रजनीकांत को मारने वाले कौन से हैं, भगवंत सिंह, उनके आदमी लोग, और भगवंत सिंह और एक हरनंदन, हरनंदन उनका रिश्तेदार है कोई। तो इस तरह से, और डॉक्टर भी आता है क्योंकि चंद्रकला का तबीयत खराब हो जाता है सब देख के, तो डॉक्टर भी आता है। तो ये कुछ बेसिक पात्र थे जिसमें रजनीकांत, चंद्रकला, मनोरमा, मुरारी लाल, मनोज शंकर, माहिर अली, भगवंत सिंह और हरनंदन, डॉक्टर, ये कुछ प्रमुख पात्र हैं इस नाटक में। ये था आज का अपना आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हर दिन आप इस तरह से क्लास करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि अगर आपको वाइट बोर्ड पे क्लास चाहिए तो भी बताइएगा, मैं अरेंज करूँगा। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए पहले, फिर जो है जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा वाइट बोर्ड पे पढ़ाना। बाकी मैं PDF बना के ज़्यादा लाता नहीं, सिर्फ प्रश्न लिख के लाता हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे पढ़ाना है, हाथ से लिख करके पढ़ाना ज़्यादा सही लगता है। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे उस तरह से किया जाएगा, लेकिन हाथ से लिख के पढ़ाने में बहुत सही है और सामने वाले को भी एक समय मिलता है लिखने का, समझने का। अंडरलाइन का करके पढ़ाने में क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप किताब से भी अंडरलाइन खुद से कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।